Hello students, today we are going to do the poem The Sea and the Skylark. This is written by G.M. Hopkins, whose life span is from 1844 to 1889. The title is Sea and Skylark. So, skylark is a bird and it is a common Eurasian and North African lark of farmland and open country, noted for its prolonged song given in hovering flight. और जो हम पोएम में देखेंगे कि पोएम में जो स्काईलार्क की जो बात हो रही है वो इसके सॉन्ग की ही बात हो रही है, इसकी फ्लाइट और इसके सॉन्ग की बात हो रही है. About the poet, Hopkins represents the beginning of modernism, that is early modern. So, जब मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो रहा है उस टाइम की पोएट्री जो है हॉपकिंस ने लिखी है. और वन ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉपकिंस पोएट्री इज दैट ही रोट अगेंस्ट द करंट. So whatever trend was prevailing in literature, हॉपकिंस ने उसके अगेंस्ट लिखा या उससे अलग हट के लिखा. Next point about the poet is, in order to please his mother, Hopkins acquired the habit of reading Bible. तो अपने मदर को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए छोटे जब थे हॉपकिंस वो बाइबल पढ़ा करते थे एंड इट बिकेम ए हैबिट विद हॉपकिंस. और वो रिलीजियस बाय नेचर ही बिकेम रिलीजियस. At the age of 24, that is in the year 1868, he joined Jesuit society and almost 10 years later he was ordained as a priest. तो उन्हें जेसुइट सोसाइटी में वो शामिल हुए और उसके 10 साल बाद में वो खुद प्रीस्ट बन गए. बीइंग अ प्रीस्ट, तो उनका जो पर्सनैलिटी थी वो भी डिस्टिंग्विश्ड है क्योंकि प्रीस्ट होके उन्होंने पोएट्री लिखी. नेक्स्ट पॉइंट है, बीइंग अ प्रीस्ट ही वाज एप्रीहेंसिव अबाउट हिज पोएटिक एबिलिटीज दैट इट वुड नॉट विन हिम द अप्रूवल ऑफ हिज सुपीरियर्स. और ये कंफ्यूजन, ये एप्रीहेंशन हॉपकिंस को रहा कि जो कुछ उनके मन में है उसको वो क्या पोएम में डाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि बीइंग अ प्रीस्ट उनकी ड्यूटीज और बीइंग अ पोएट उनका जो क्रिएशन है कहीं वो कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रही. और जो कुछ वो लिखेंगे, क्योंकि प्रीस्ट एक हायरार्की में एक लेडर पे एक प्लेटफॉर्म पे वो थे और उनके ऊपर और उनके नीचे भी वहाँ पर और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे लोग भी रहे होंगे. तो उनके जो अगर हम उनका जो पढ़ते हैं उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो ये बात कई बार आती है कि हॉपकिंस कंफ्यूज्ड रहते थे कि जो कुछ वो सोचते हैं क्या वो लिख देंगे, क्या वो लिख पाएंगे, और अगर वो लिखते हैं तो क्या वो उनके कलीग्स, उनके जो सुपीरियर्स हैं उनके रिलीजन के या उनके चर्च के, वो उसको अप्रूव करेंगे. कहीं उनको यह तो नहीं सुनने को मिलेगा कि उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए. लास्ट पोएम अबाउट Hopkins is, his poems were published in 1918, almost 30 years after his death. ये जो बात है, ये this again is a very peculiar कि वो he was not able to publish in his lifetime. तो उनके डेथ के भी 30 साल बाद में जाके उनकी पोएट्री जो है वो पब्लिश हो पाई. About the poem particularly, if we talk about this poem, The Sea and the Skylark, this is one of the lesser known poems of Hopkins. ये poem उतनी popular नहीं है, but it reflects several of the qualities of Hopkins poetry. लेकिन उनकी जो qualities हैं उनकी poetry की, तो उनमें से कई features हमें इस poem में देखने को मिलते हैं.
सेकेंड इज दिस इज अ पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट, जो 14 लाइन्स का सोनेट होता है, एंड दिस पोएम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, octave and sestet. And third point is Hopkins considers the downfall of humanity as self-inflicted or man-made. तो ये पूरी जब हम पोएम पढ़ते हैं तो हमें क्लियर होता है हॉपकिंस की व्यूज क्या थे. तो जिस समय में हॉपकिंस ने लिखा है उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड टेकन प्लेस और सोसाइटी जो है उसमें काफ़ी चेंजेस वर सीन, और हॉपकिंस जो है एज हॉपकिंस ने माना या हॉपकिंस ने रियलाइज किया कि ह्यूमैनिटी जो है उसका डाउनफॉल हो रहा था, एंड इट वाज अ मैन मेड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड. तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था? सोसाइटी खुद ही, आदमी खुद ही इस डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल था. अब हम स्टार्ट करते हैं पोएम. Sea and skylark, on year and year, two noises too old to end, trench right the tide that ramps against the shore with a flood or fall, low lull off or all roar, frequenting there while moon shall wear and wend. एक फर्स्ट जो हम बात नोटिस करेंगे पोएम में वो ये है कि ईच लाइन इज स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर. ऑन ईयर एंड ईयर, टू नॉइजेस टू ओल्ड टू एंड. एंड यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही फिगर ऑफ स्पीच है. व्हाट इज दैट? ऑक्सीमोरन. व्हाट इज ऑक्सीमोरन? ऑक्सीमोरन क्या होता है? जब टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को यूज किया गया हो किसी बात को कन्वे करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या कहा है पोएट ने? टू ओल्ड टू एंड. एंड किस चीज का होता है? जो चीज जो कि क्या हो चुकी होती है? ओल्ड हो चुकी है. लेकिन पोएट हॉपकिंस क्या कह रहा है? ऑन ईयर एंड ईयर, टू नॉइजेस टू ओल्ड टू एंड. ये दोनों साउंड्स जो हैं, किस किस की साउंड्स? सी की एंड स्काईलार्क की इतनी ओल्ड हो गई हैं कि दे आर नॉट एंडिंग. ट्रेंच राइट द टाइड दैट रैम्स अगेंस्ट द शोर. व्हाट इज ट्रेंच? ट्रेंच खाई होती है. राइट द टाइड दैट रैम्स अगेंस्ट द शोर. और व्हाट इज टाइड? वेव, सी वेव. तो सी वेव आके क्या कर रही है? रैम्प. रैम्प इज डैश. डैश इज हिटिंग द water, is the waves are hitting the shore with a flood or fall, low lull off or all roar. Flood, fair, le. So the sounds are repeating. The words are starting with same sound. So यहाँ पर alliteration है. With a flood or a fall, low lull off or all roar. So जो sea waves हैं उनकी अलग अलग साउंड्स जो हैं वो पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट दैट. कि या जो साउंड है कभी फ्लड की तरह होती है, समटाइम इट्स लाइक फॉल, समटाइम्स लो लल. लाइक लल इज लो, सूदिंग, calm, or all roar, or sometimes the waves of the sea are like thunderous. They are indicate as if they make sound as if it is thunder. तो ये जो waves हैं, what are they doing? Frequenting there. Frequenting, they are coming again and again. While moon shall wear and wend. जबकि मून क्या होगा? वेयर. वेयर it will become old, and wend is it will go away. And where
and when. Again, here it is consonants. What is consonants? When the two words start with the same consonant, but the vowel, sound in between the words differs slightly. Where, went. So like this. तो फर्स्ट जो 4 लाइन्स हैं उनमें हॉपकिंस ने क्या किया है? He has described about the sound of C. कि किस तरह से ये फर्स्ट लाइन में उन्होंने कहा है कि 2 साउंड्स हैं. एक तो जो टाइटल में हमें क्लियर है सी एंड स्काईलार्क, तो सी की जो साउंड है उसको हॉपकिंस ने फर्स्ट 4 लाइन्स में डिस्क्राइब किया है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट 4 लाइन्स. Left hand off land, I hear the lark ascend. His rash, fresh, rewinded, new-skinned score in crisps of curl of wild winch whirl and pour and pelt music till none is to spill nor spent. Left hand, so right में sea है, so Hopkins is standing on the seashore. तो राइट में उनके सी है एंड ऑन द लेफ्ट देयर इज अ स्काईलार्क विच इज टेकिंग अ फ्लाइट टू द स्काई. ऊपर that skylark is ascending, going upwards. His rash fresh, rewinded, new skinned score. Score is song. Rash fresh, carefree, without hesitation, without confusion, spontaneous, rewinded, new skinned, as if the what is skein? Skein is a yar which is coiled around a reel. So it is that song is getting unfurled and coming down. In crisps of curl of wild winch whirl and pour and pelt music till none is to spill nor spend. In crisps of curl of wild winch whirl, and जो साउंड है, किसकी साउंड? जो सॉन्ग है वो कैसा है? क्रिस्प्स ऑफ कर्ल ऑफ वाइल्ड विंच whirl. जो सॉन्ग है बिल्कुल फ्रेश है, बिना हेजिटेशन के, और बिना हेजिटेशन के जो लार्क है इट इज गेटिंग अप इन द स्काई, और वो नीचे क्या कर रहा है? अपने सॉन्ग जो है एक तरह से नीचे डाल रहा है. और जब हम इन दो लाइंस को पढ़ते हैं या इस स्टेंजा को पढ़ते हैं तो हमें ये भी लगता है इट इज गोइंग अपवर्ड्स लाइक अ काइट. पतंग की जैसे जो है लार्क इज असेंडिंग, और वो एक यान से बंधा है, और इन कर्ल वर्ल, जैसे कि एक काइट जो है अपनी बिना बिंदास होके ऊपर उड़ती है, उस तरह से ये लार्क जो है ऊपर जा रहा है. And pour and pelt music, and while ascending, the bird is pouring something down. नीचे कुछ दे रहा है. What is it giving us, or what is it pouring? Pour and pelt music. Now हमने जब पोएट के बारे में पढ़ा तो ये पोएट कौन से पोएट है? Of which he belongs to which is अर्ली मॉडर्न. सो और मॉडर्न पोएट्री की क्या वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज ऑफ अनयूजुअल लैंग्वेज. जैसे कि वी कैन नोटिस दैट pour
and pelt. These two words are used to describe or are related here to music. But actually हम वास्तव में अपने लाइफ में हम रेयरली म्यूजिक के साथ पोर और पेल्ट जो वर्ड्स हैं हम यूज नहीं करते. पोर का मतलब है जैसे कोई लिक्विड को गिराना और पेल्ट का मतलब है छोटे छोटे कंकर जो स्टोन होते हैं उसको नीचे गिराना. बट दे वी डोंट एसोसिएट दीज टू वर्ड्स विद म्यूजिक बिकॉज म्यूजिक तो जनरली हम म्यूजिक के साथ तो क्या कौन सा फील आता है, शांति का, पीस का आता है, लेकिन यहाँ पे अनयूजुअल लैंग्वेज यूज की है. सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पोएट्री. सो increase of curl of wild winch whirl. Alliteration here. All these three words are starting with the same sound. And pour and pelt music. Pour and pelt is consonant. This is consonants. Consonants. The words starting with starting with consonants but having a vowel sound which differs slightly. Pour and pelt. Till none is to spill nor spend. And again, spill and spend is consonants or E की sound or A की sound, spill nor spend. And what is the poet conveying? He is conveying कि म्यूजिक जो है, जो सॉन्ग है स्काईलार्क का, वो चलता रहता है. कब तक चलता रहता है? Till none is to spill nor spend. अगेन वी कैन नोटिस दैट ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो जनरली म्यूजिक के साथ रिलेट नहीं होते हैं. जनरली वी यूज दीज वर्ड्स. स्पेंडिंग मतलब स्पेंडिंग तो जनरली वी यूज विद मनी को हम स्पेंड करते हैं, सॉन्ग्स को स्पेंड नहीं करते. और स्पिल भी वही अगेन समथिंग लिक्विड. तो और यहाँ पे क्या कह रहा है पोएट अगेन? टिल नन इज टू स्पिल नॉर स्पेंड. तो वो स्काईलार्क जो है वो क्या कर रहा है? इट इज डाउन बोरिंग सॉन्ग्स. टिल नन इज टू स्पिल नॉर स्पेंड. The sea is not tired. The waves are dashing or the waves are coming calmly on the shore. And here the lark is singing songs without getting tired. So these two characteristics are similar in the sea and the skylark. So this was the second stanza. So and now we come to the second part of the poem, and this is sestet. Sestet is the 6 lines of the sonnet, concluding lines. और इसमें क्या कह रहा है poet? How these two, what is the word two describes the sea and skylark. How these two shame this shallow and frail town. ये जो दोनों things हैं या दोनों सी एंड जो स्काईलार्क, नेचर की जो हमारे पास गिफ्ट्स हैं नेचर के, वो क्या कर रहे हैं? शेम दिस शैलो एंड फ्रेल टाउन. टाउन जो कि नेचर ने नहीं बनाया. टाउन किसने बनाया? मैन मेड है. और ये दोनों चीजें जो कि नेचर ने दी हैं, ये दोनों चीजें इनके सामने टाउन इज shown as shallow. What is shallow? Shallow which doesn't have depth. Chichla, and chichla is not considered of sublime, not considered as sublime. हम आदमी भी उसी को अच्छा मानते हैं जो कि समझ सके, जो कि एक्सपीरियंस्ड हो.
शैलो वर्ड जो है गुड सेंस में हम यूज नहीं करते। एंड फ्रेल इज कमजोर। तो अभी तक तो पोएट ने सी एंड स्काईलार्क को क्या किया, प्रेज किया, लेकिन अब जो हम स्टेंजा में आए हैं इसमें वो टाउन को कैसे बता रहा है, कमजोर एंड छिछला एंड शेमफुल। क्योंकि ये मैन मेड है और ये इन दोनों के कंपैरिजन में दिस इज नॉट considered good enough. Hovering right out our sordid, turbid time, being pure, we life's pride and care for crown, have lost that cheer and charm of earth's past prime. Our make and making break are breaking down to man's last dust, drained fast towards man's first slime. How these two shame this shallow and frail town, hovering right out our sordid turbid time. और हमारा टाउन जो है वो कि कैसा बताया है पोएट ने, not good enough in comparison to these two things, hovering right out our sordid turbid time. और टाइम के साथ sordid is again, sordid is dirty and turbid again is muddy. तो ये दोनों चीजें, दोनों वर्ड्स जो हैं अगेन मीन मडी, तो टाइम के साथ ये आदमी जो है उसकी जो मीन जो क्वालिटीज हैं दीज आर गेटिंग एक्सपोज्ड। बीइंग प्योर, वी कौन है, ह्यूमन। बीइंग प्योर वी लाइफ्स प्राइड एंड केयर्ड फॉर क्राउन। तो हम क्या थे, गॉड ने हमें बनाया, कैसा बनाया, प्योर। तो हम प्योर थे, वी हम लोग ह्यूमन जो है, लाइफ्स प्राइड। सो गॉड मेड अस एज द सुप्रीम क्रिएशन। वी आर द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड, वी आर द लाइफ्स प्राइड। हमसे, आदमी से ऊपर भगवान ने किसी को नहीं बनाया। सो वी लाइफ्स प्राइड एंड केयर्ड फॉर क्राउन। बट आदमी जो है जिसको भगवान ने सबसे ऊंचा जो है, जो भी उसने लिविंग बीइंग्स बनाए हैं, जो भी उसके क्रीचर्स बनाए हैं, उनमें सबसे ऊपर का दर्जा दिया। बट आदमी ने क्या किया, ही केयर्ड फॉर क्राउन। उसने किसकी परवाह की, और आज की बात करें तो हम वो केवल कुर्सी की ही उसने परवाह की। तो वी केयर्ड फॉर क्राउन। क्राउन जो ताज होता है, तो हमने केवल ताज की परवाह की, हमने नेचर की परवाह नहीं की। हैव लॉस्ट, और हमने क्या कर दिया है, वी हैव लॉस्ट दैट चीयर एंड चार्म ऑफ अर्थ्स पास्ट प्राइम। हमने क्या कर दिया है, वी हैव लॉस्ट द चीयर एंड चार्म ऑफ अर्थ्स पास्ट प्राइम। व्हाट इज प्राइम, प्राइम इज द अर्ली स्टेज। तो अर्ली स्टेज में हम क्या थे, और अब हम उस चार्म को, उस चीयर को, उस हैप्पीनेस को वी हैव लॉस्ट। तो जब अर्थ पे जब मैन आया था, तो उस टाइम मैन के पास जो हैप्पीनेस थी, दैट हैप्पीनेस इज गॉन नाउ। आवर मेक एंड मेकिंग ब्रेक आर ब्रेकिंग, आवर मेक एंड मेकिंग ब्रेक आर ब्रेकिंग डाउन टू मैन्स लास्ट डस्ट। तो यहाँ तो हॉपकिंस इज टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन। जब आदमी पैदा हुआ, या आदमी का जो प्राइमरी स्टेज थी, और अब किसकी, अब जब हम लास्ट लाइंस क्या हैं पोएम की, कब की बात कर रहा है हॉपकिंस, हॉपकिंस इज टॉकिंग अबाउट द लास्ट डस्ट ऑफ
man. That means the end of humanity. And what does he say? Our make and making break. So whatever human has created, that is breaking, that is getting shattered, are breaking down to man's last dust, drain fast towards man's first slime. और फर्स्ट स्लाइम कौन सा टाइम? वही टाइम जबकि आदमी पैदा हुआ था। और तब कैसी थी अर्थ? स्लाइम थी मीन्स उस टाइम मडी था सब कुछ। तो ऐसा लग रहा है कि आदमी जो है उसने जो भी प्रोग्रेस की है, इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स the point where it all started. So if we want to say, we can say that Hopkins wants to convey that this progress or this development is not development or progress in real sense, because आदमी इस रेस में वहीं पहुंच गया है जहां से उसने स्टार्ट किया था। सो हॉपकिंस के जो व्यूज हैं ह्यूमैनिटी के बारे में, इस मैन की जो ये प्रोग्रेस है उसके बारे में, वो यहाँ पे इन लास्ट की 3 लाइन से हमें क्लियर है। और इस प्रोग्रेस को हॉपकिंस डजंट कंसिडर प्रोग्रेस एट ऑल। सो like this we come to the end of this poem, and if we analyze this poem, the first point we can say is the rhyme scheme of the poem is ABBA, ABBA, CDC, DCD. So this is a poem of 14 lines. This is sonnet is divided into 2 parts, octave and sestet. The octave has positivity, eternity. जब हम बात करते हैं C की and scalar की, तो the 2 things which Hopkins stresses is positivity and eternity, whereas the second part seems dark and destructive, where Hopkins is talking about humanity or the creation of man. There it seems that that part of the poem is dark and destructive. The first represents nature. So the first part represents the sea and the sky, lark are the gifts nature has given to us, and the second part describes about earth inhabited by men, जिस पे आदमी रह रहा है. Every line of the poem is starting with a capital letter, and this is unusual. This is a modern characteristics. Modern poetry's characteristic. Then there is use of archaic words. Which are the archaic words? Like there are words like there was a word wend, W-E-N-D, wend. This is an archaic word. And what do you mean by archaic? And this word winch. This again is an archaic word. और archaic word से क्या मतलब? Archaic words वो words जो कि पहले यूज होते थे frequently और जो कि यूज में थे, and now these words are not used. So हॉकिंस ने वर्ड्स जो हैं
पहले के टाइम से उठाए हैं, पुरानी लैंग्वेज से उठाए हैं, एंड दिस गिव्स अ यूनिक फीचर, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक टू हिज पोएट्री. There is use of archaic words, then repetition of speech sounds. In fact, बहुत again and again in the same line, full of repetition of speech sounds is there in this poem. Alliteration, consonance, assonance. What is alliteration? Alliteration, when words start with the same sound. What is consonance? When words start with consonant, but in between the word there is stressed vowel sound, but slightly varied. थोड़ा सा वेरिएशन होता है. फॉर एग्जाम्पल वेयर एंड वेंट, सो ए एंड एयर, सो यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है प्रोनाउंसिएशन में. दिस इज कॉन्सोनेंट. एंड व्हाट इज एसोनेंस? एसोनेंस इज व्हेन the vowel sound is same, the words are different. For example, child and silence. So the words start with ch sound and s sound, but जो अंदर vowel की sound है I, child, silence, so वो same होती है, तो it's S1. Then the poem shows unusual language characteristic of modern poetry. इसके बारे में हम बोल चुके हैं. और in conclusion we can say कि Hopkins, what does Hopkins convey here? He says that it is shameful for people that they have lost the ability to appreciate these sounds which are created by nature, and these two sounds are depicting timelessness. ब्रेक एंड ब्रेकिंग जो आदमी ने बनाया है, जो आदमी ने क्रिएट किया है, उसके साथ तो कौन से वर्ड्स एसोसिएट किए हैं हॉपकिंस ने? ब्रेक एंड ब्रेकिंग. वो तो खत्म हो रहे हैं, वो तो दैट इज वॉट एवर मैन हैज मेड इज गोइंग टू शटर, दैट इज वो तो ब्रेक हो रहे हैं. लेकिन जो गॉड ने बनाए हैं, जो नेचर ने दिए हैं हमें, वो क्या है? इटर्नल है. ये सी जो है, सी की वेव्स जो हैं उनकी साउंड इटर्नल है. स्काईलार्क का सॉन्ग जो है वो इटर्नल है. तो एक तरह से वी कैन से कि दे आर द थिंग्स ऑफ टाइमलेसनेस और परमानेंस. और मैन मेड जो चीजें हैं वो कैसी हैं? ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट वो चीजें जो कि शॉर्ट लिव्ड हैं और insignificant भी हैं. Hopkins doesn't consider them significant. Significant कौन सी चीजें हैं? Which nature has created for human being. So in this way, in a way, Hopkins is conveying a message to the humanity that we should appreciate nature and find peace there. So in this way, we conclude this poem. Thank you.